Students, we are going to start with A251 today. What is A251? A251 is Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter. Basically, why do we require A251? सबसे पहले हम ये चीज समझ लें, हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है, आप लोगों ने भी देखा होगा माइक्रो प्रोसेसर की पिन्स हम लोगों ने पढ़ी हैं. वी आर हैविंग पैरेलल पोर्ट. हमारे पास डेटा बस है, डेटा बस से जो भी डेटा आता है वो हमें पैरेलली मिलता है. बट देयर आर मेनी डिवाइसेस which can't accept that data parallelly, जो उस डेटा को पैरेलली एक्सेप्ट नहीं कर सकती. they used to take data serially. तो बेसिकली यूजार्ट का काम क्या है? टू कन्वर्ट दैट पैरेलल डेटा टू serial data so that your computer can communicate with other devices or your microprocessor can communicate with other devices. इसके अलावा दूसरा भी हमारा बिल्कुल सेम चीज आती है. जैसे यूजार्ट में हमने बताया कि इट विल कन्वर्ट पैरेलल फॉर्मेट टू सीरियल सो दैट अदर डिवाइस कैन कम्युनिकेट विद माइक्रोप्रोसेसर. इट्स वाइस वर्सा इज आल्सो. व्हाट इज वाइस वर्सा? वाइस वर्सा इज if you are getting some serial data from some other device, then with the help of UART you will be able to convert it into parallel form so that microprocessor can read that data. Okay, so what happens, this UART, ये तो मैंने यूज बता दिया इसका. तो basically what UART does, it will signal the CPU whenever it can accept a new character for transmission or whatever it has received a character for the CPU. It always intimates CPU कि what is the operation which is going to perform. If CPU is sending data, it informs yes it has received the data, and if it is CPU is going to receive the data, it will tell that you are going to receive the data. This is the block diagram for A251. A251 में की block diagram में there are 5 main components. Data bus buffer. Data bus buffer का काम simple है, जो भी data आएगा उसको buffer करना है. उसके बाद read write control logic. Read write control logic जैसे नाम से समझ में आता है, ये read और write operation को आपका control करने वाला है. Modem control. This is looking like modern control, but it is modem control. ये शायद मॉडर्न कंट्रोल गलती से लिखा गया है, इट इज मॉडर्न कंट्रोल. तो मॉडर्न कंट्रोल का काम क्या होगा? टू कम्युनिकेट विद आउटसाइड वर्ल्ड. आफ्टर दैट कम्स ट्रांसमीटर. वन यूनिट इज वर्किंग एज अ ट्रांसमीटर एंड अनदर यूनिट इज फॉर रिसीवर. तो लेट्स कम टू द डिस्क्रिप्शन ब्लॉक वाइज. सबसे पहले हमारा आता है, ये चीज मैंने यहाँ पर बताई कि ये हमारा 4 पार्ट में डिवाइडेड है. सबसे पहला जो लॉजिक आता है दैट इज रीड राइट कंट्रोल लॉजिक. Basically, this control logic interface the chip with the microprocessor. ये चिप को माइक्रोप्रोसेसर के साथ इंटरफेस करता है and determines the function of chip, और उस चिप के फंक्शन को फाइंड आउट करता है अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल वर्ड्स. यानी बेसिकली क्या काम है रीड राइट कंट्रोल लॉजिक का? टू कंट्रोल द ऑपरेशन. कंट्रोल द ऑपरेशन मतलब कि अभी राइट होना है या रीड होना है या रीसेट होना है. व्हाट इज द ऑपरेशन विच दिस पर्टिकुलर ब्लॉक नीड टू परफॉर्म. तो यहाँ पर आप लोगों ने सिग्नल्स देखे होंगे, मैंने ऊपर ब्लॉक डायग्राम में आपको रीड राइट कंट्रोल सिग्नल्स दिखाए हुए थे. दैट इज रीसेट, क्लॉक, C/D बार, रीड बार, राइट बार एंड चिप सेलेक्ट. तो यहाँ पर बेसिकली इसमें रीड और राइट जब हमें रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो रीड पे 0 जाना चाहिए. जब हमें राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो राइट पे 0 जाना चाहिए. एंड इफ इट इज रीसेट तो रीसेट जब हम करेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा सिस्टम जो भी काम कर रहा था इट विल रीसेट टू द फैक्ट्री सेटिंग. उसके बाद हमारा आता है क्लॉक इनपुट टर्मिनल. बेसिकली इट इज यूज्ड टू जनरेट इंटरनल डिवाइस टाइमिंग. इंटरनल डिवाइस टाइमिंग को जनरेट करने के लिए हम क्लॉक इनपुट टर्मिनल यूज करते हैं. इसके बाद C/D. दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग. रिसीव्स अ सिग्नल फॉर सेलेक्टिंग डेटा.
ये हमारा ये सेलेक्ट करता है कि अभी हमारा कमांड वर्ड जा रहा है या अभी हमारा डेटा वर्ड जा रहा है। अगर मेरा C1 है तो मेरा क्या जाएगा, इफ C is 1, C is 1 का मतलब C is high, तो बेसिकली आपका क्या जाएगा, आपका कमांड वर्ड जाएगा, ये स्टेटस वर्ड जाएगा। जब ये लो है तो क्या जाएगा, आपका डेटा वर्ड जाएगा। नाम से भी समझ में आ रहा है, इसको हम जो जनरली लिखते हैं वी यूज टू राइट इट एज C/D बार। C/D बार हम लिखते हैं, यानी C टेंस फॉर कमांड वर्ड, D टेंस फॉर डेटा वर्ड। तो इससे हमें समझ में आ जाता है जब हमारा C1 है तो हमारा कमांड वर्ड जा रहा है और D 0 है और मतलब यही पर्टिकुलर सिग्नल 0 है तो वह डेटा वर्ड इज गोइंग। ओके, आफ्टर दैट कम्स ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर बेसिकली, ट्रांसमीटर का काम क्या है, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा डेटा को। अगर डेटा को उसको ट्रांसमिट करना है, यानी वो किससे लेकर ट्रांसमिट करेगा, इट विल ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम सीपीयू। सीपीयू से लेके, सीपीयू जब हम बात करें तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो प्रोसेसर। ये सीपीयू से डेटा लेके जाएगा आउटसाइड वर्ल्ड को, यानी सीपीयू से डेटा तो इसको किस में मिलेगा, पैरेलल फॉर्म में मिलेगा, इसको उसको भेजना किस फॉर्म में है, सीरियल फॉर्म में। तो बेसिकली what transmitter does, it converts parallel word received from the processor into serial bit, ठीक है, और and transmits them over the TXT। अब यहाँ पर एक आपका ट्रांसमीटर यहाँ से बनाया हुआ है। ट्रांसमीटर में हमारे पास क्या है, जो भी हमारा डेटा आया थ्रू डेटा बस, दैट इज इन TX रजिस्टर, वो हमारा ट्रांसमीटर रजिस्टर में आया। उसके बाद वो रजिस्टर वो डेटा हमारा TSR रजिस्टर में गया। TSR रजिस्टर क्या करता है, बेसिकली उस डेटा को फ्रेम में पैक कर लेता है। व्हाट इज फ्रेम? फ्रेम एक्चुअली क्या होता है, हम डेटा फ्रेम ऐसे यूज करते हैं, जैसे हमने सीरियल में डेटा भेजा तो सीरियल में भाई कभी भी पता नहीं लगेगा कि हमारा बाइट कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से खत्म हुआ। तो इसके लिए जब भी हम सीरियल डेटा कम्युनिकेशन करते हैं तो वी यूज टू डू फ्रेमिंग। फ्रेमिंग में हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट्स को यूज करते हैं। स्टार्ट बिट हमेशा 1 होती है, स्टॉप बिट 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। तो बेसिकली क्या करेगा, 8251 जो भी हमारा डेटा पैरेलल में आ रहा है पहले उसको फ्रेम करेगा। फ्रेम करेगा यानी उसके साथ आपकी स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट दोनों को एसोसिएट करेगा, ठीक है। तो उसके बाद आफ्टर दैट, पहले उसको डेटा मिला, फिर उसने उस डेटा की फ्रेमिंग कर दी। जब उसने फ्रेमिंग कर दी, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट वर्क? नेक्स्ट वर्क इज टू सेंड दैट डेटा, उस डेटा को भेजना। लेकिन जब भी वो डेटा भेजेगा तो उससे पहले उसको ये बताना पड़ेगा ट्रांसमीटर को कि नाउ माय डेटा इज रेडी टू ट्रांसमिट। तो उसके लिए TX रेडी पिन पर आपका सिग्नल जाता है 1। आफ्टर दैट TXE ट्रांसमीटर एम्प्टी, ये हमारा एक आउटपुट सिग्नल है। ये हमारा क्या दिखाता है कि जो आउटपुट रजिस्टर था उससे डेटा ट्रांसमिट हो चुका है, यानी नाउ दैट रजिस्टर इज एम्प्टी। ये सारा जो प्रोसेस है, हमने सबसे पहले क्या किया, डेटा लिया, फिर डेटा की फ्रेमिंग करी, फिर हमने बताया डेटा रेडी है, फिर हमने डेटा भेजा। जब डेटा भेज दिया तो हमने ये भी एक्नॉलेज कर दिया कि डेटा जा चुका है, ठीक है। अब इस सारे ऑपरेशन की स्पीड क्या होगी? दिस स्पीड इज डिसाइडेड बाय यूजर। जनरली जब भी हम सीरियल कम्युनिकेशन में स्पीड बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट बॉड रेट। हम बॉड रेट की बात करते हैं। व्हाट इज बॉड रेट? बॉड रेट इज नंबर ऑफ सिग्नल ट्रांसफर्स पर सेकेंड। नंबर ऑफ सिग्नल ट्रांसफर पर सेकेंड। जनरली कुछ जगह आप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो। कई जगह कुछ कंफ्यूजिंग डेफिनेशन में वो कहता है कि बॉड रेट इज नंबर ऑफ बिट ट्रांसफर पर सेकेंड, बट इट इज नॉट एक्चुअली बिट, it is number of signals transferred per second, that is baud rate। और this baud rate is decided by UART। UART में आप सेटिंग करते हो कि आपको इतने baud rate पे
या इतनी स्पीड पे डेटा ट्रांसमिशन करना है। उसके बाद वो हमने ट्रांसमीटर सेक्शन पढ़ा। नेक्स्ट आता है रिसीवर सेक्शन। रिसीवर सेक्शन का काम क्या होगा, ये पेरिफेरल डिवाइस से सीरियल बिट लेगा और उसको फिर किस में कन्वर्ट करने वाला है, पैरेलल में, एंड देन ये माइक्रोप्रोसेसर को भेजेगा। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे रिसीवर बिट आई तो वो भी एक बफर होगा हमारे पास, उसमें हमारी सारी बिट्स रिसीव होकर के आ जाएंगी। उसके बाद RxD दैट इज रिसीव रेडी, ये हमारा क्या बताएगा कि अ कैरेक्टर इज अवेलेबल एंड इज अवेलेबल विद यूजर्ड एंड शुड बी रीड फ्रॉम द रिसीवर बफर, वो हमारा इसमें आना चाहिए। उसके बाद RxC क्या करेगा, RxC receiver clock controls the rate by which bits are received by user. RxC receiver clock क्या करेगा, वो उस रेट को कंट्रोल करेगा जिससे बिट्स जो है वो यूजर से रिसीव। ठीक है, एसिंक्रोनस मोड में क्या है, क्लॉक को हम 1, 16, 64 टाइम्स ऑफ बॉड हम सेट कर सकते हैं। लास्ट नहीं कहूंगी, इसके अलावा डेटा बस बफर बनता है, लेकिन डेटा बस बफर का सिंपल काम क्या है, डेटा को ट्रांसमिट करना। उसके बाद आता है मॉडेम कंट्रोल। मॉडेम कंट्रोल बेसिकली डेटा कम्युनिकेशन जो भी हम मॉडेम के थ्रू करना चाहते हैं, यानी टेलीफोन लाइंस के थ्रू करना चाहते हैं, उस केस में हम मॉडेम कंट्रोल यूज करते हैं। तो बेसिकली इसके भी 4 पॉइंट्स हैं। DSR एक इनपुट टर्मिनल है फॉर मॉडेम इंटरफेस, डेटा सेट रेडी। उसके बाद DTR एक आउटपुट टर्मिनल है, डेटा ट्रांसमिट रेडी, ये बताता है कि ट्रांसमिशन के लिए रेडी है, ये बता रहा है कि रिसीविंग के लिए रेडी है। उसके बाद CTS इज अगेन एन इनपुट टर्मिनल, दिस इनपुट टर्मिनल फॉर मॉडेम interface which is used for controlling a transmit circuit. Control transmit interface or RTS output terminal, output port for modem interface. This is an output port for modem interface. तो ये 4 हमारे modem control signals हैं। डेटा बस बफर के लिए सिर्फ इतनी बात है, बाइडायरेक्शनल रजिस्टर है, लेकिन इसमें अभी डेटा जाएगा या आपका कमांड जाएगा, ये किससे डिसाइड होता है, C/D बार से। अगर 1 है तो कमांड जाता है और D है तो 0 है तो डेटा जाता है। ये सिंपल उसने बोला हुआ है यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं कंट्रोल रजिस्टर। कंट्रोल रजिस्टर बेसिकली क्या होता है, दिस इज अ 16-bit रजिस्टर एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 bytes. 1 byte is called mode instructions and another byte is called command instruction. After that comes status register. This input register check the ready status of peripheral. This register is addressed as input port when C/high. It has same port address as a control register. उसके बाद अब यहाँ पर मैंने क्या दिया हुआ है, दिस इज अ पिन डायग्राम। पिन डायग्राम की सारी पिन्स हम ऊपर ब्लॉक डायग्राम में ही स्टडी कर चुके हैं, तो नो नीड टू स्टडी इट सेपरेटली, बट अगर कभी कुछ आता है तो देन यू नीड टू राइट अबाउट द डिस्क्रिप्शंस। ओके, नेक्स्ट इंटरफेसिंग इज योर 8259. So 8259 is basically what it is, programmable interrupt controller. Why do we require programmable interrupt controller? If anybody can tell me how many hardware interrupts are available in case of 8086? कितने hardware interrupts हमारे पास available हैं? Anyone who can tell me? Student, let us talk about, there are only 2 hardware interrupts. One is NMI, another is INTR. यानी हमारी एक लिमिटेशन हो गई कि हम 2 से ज्यादा इंटरप्ट्स नहीं दे सकते। बट इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग दैट एज अ लिमिटेशन, हम लोगों के पास 8259 रहता है,
जहाँ पे कि हम ऑलमोस्ट 8 इंटरप्ट्स को हैंडल कर सकते हैं एट अ टाइम, अगर मैं सिंगल 8259 यूज कर रही हूँ। और अगर मैं उसको कैस्केड में यूज कर रही हूँ, देन वी कैन अकॉर्डिंगली यूज मल्टीपल इंटरप्ट्स, दैट मीन्स अप टू 64 इंटरप्ट्स और मोर देन दैट। तो 8259 का काम क्या है, सिर्फ जो भी हमारी इंटरप्ट रिक्वेस्ट आ रही हैं उन सबको बिल्कुल स्ट्रीमलाइन करना, कि अगर बहुत सारे इंटरप्ट्स आ गए तो हम उसको कौन सा इंटरप्ट हमारा कब जाना चाहिए, किस इंटरप्ट को हम किस नंबर पर भेजना चाहेंगे, तो दैट इज डन बाय 8259, दैट इज प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। तो इन केस व्हेन नंबर ऑफ इंटरप्ट रिक्वायर्ड देन अवेलेबल, तो यहाँ पर अब सबसे पहले आर्किटेक्चर आपको दिया हुआ है 8259 का। 8259 का जब हम आर्किटेक्चर देख रहे हैं तो यहाँ पर हम कुछ रजिस्टर्स में अभी आपको एक्सप्लेन करती चलूंगी। सबसे पहला ये है इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर। जितने भी इंटरप्ट्स आए उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वी वांट टू एक्सेस द माइक्रोप्रोसेसर राइट नाउ, तो वो सारी रिक्वेस्ट को सेव करने का, यानी एक तरीके से इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, लेट से बाहर से बहुत सारे लोग आए एक पर्टिकुलर पर्सन से मिलने के लिए, तो वो पर्सन क्या करता है, वो ही कांट अलाउ एवरीवन एट अ टाइम। तो उसने क्या रखा हुआ है, उसने बाहर ही कोई रजिस्टर रखा हुआ है जहां पर कि उनको अपनी रिक्वेस्ट लिखनी है, अपना काम लिखना है, और उस काम के बेसिस पर फिर वो डिसाइड करेगा पहले किसे बुलाना है और उसके बाद वो आगे उसको प्रोसेस करेगा। तो बिल्कुल सेम यही काम हमारा 8259 करता है। सबसे पहली चीज है इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर। इंटरप्ट रिक्वेस्ट क्या करेगा, इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर क्या करेगा, जितनी भी हमारी इंटरप्ट रिक्वेस्ट आई है, पहली चीज कैपेबिलिटी 8259 की 8 इंटरप्ट्स एट अ टाइम लेने की, बट अगर हम इससे ज्यादा चाहते हैं तो हमें 8259 को कैस्केड मोड में यूज करना होगा। कैस्केड का मतलब क्या है कि 2 से ज्यादा 8259 यूज कर रहे होंगे, जहां पे एक मास्टर का काम करेगा और बाकी सारे स्लेव का काम करेंगे। तो इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर ने क्या करा, सारी इंटरप्ट रिक्वेस्ट को सेव कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट इज प्रायोरिटी रिजॉल्वर। प्रायोरिटी रिजॉल्वर क्या करेगा, जो भी यहाँ पर इंटरप्ट रिक्वेस्ट आई उनमें देखेगा प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है। जनरली अगर मैं यहाँ बात करूँ, बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी मेरी IR0 की सबसे ज्यादा रहती है और IR7 की सबसे कम रहती है, बट स्टिल अगर हम कोई और सेटिंग करना चाहते हैं रिजॉल्वर में प्रायोरिटी रिजॉल्व करने के लिए, देन वी कैन गो फॉर। ओके, तो ये दो बातें हो गई। पहला हो गया हमारा इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर जो इंटरप्ट को स्टोर करेगा, दूसरा हो गया हमारा प्रायोरिटी रिजॉल्वर जो ताकि जो भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट आ रही है उनकी प्रायोरिटी को रिजॉल्व करेगा कि पहले कौन सा इंटरप्ट रिक्वेस्ट हमें यूज करना है, उसके बाद कौन सा इंटरप्ट यूज करना है। नेक्स्ट कम्स इन सर्विस रजिस्टर। ये क्या करेगा, जो भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट सर्व हो रही हैं उन सबको ये सेव करके रखेगा, यानी अभी जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट सर्व हो रही है ये उसको सेव करके रखेगा, इसीलिए हमने उसे बोला है इन सर्विस रजिस्टर, यानी इट विल कीप रिकॉर्ड कि अभी कौन सी इंटरप्ट रिक्वेस्ट परफॉर्म हो रही है, कौन सी इंटरप्ट रिक्वेस्ट सर्व हो रही है। उसके बाद आता है इंटरप्ट मास्क रजिस्टर। अगर आप लोगों ने यहाँ ध्यान दिया हो, there was one more register that is called interrupt mask register. So basically mask what is masking? Masking मतलब we are covering something. So this register stores the bit required to mask the interrupt inputs. तो ये रजिस्टर क्या करता है, स्टोर करता है बिट को जो कि ये बताए कि हमने कौन सा इंटरप्ट इस समय मास्क कर दिया यानी डिसेबल कर दिया है। It operate on IIR at the direction of priority resolver. ये IRR पे काम करता है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर पे काम करता है एट द डायरेक्शन ऑफ प्रायोरिटी रिजॉल्वर, जो भी प्रायोरिटी रिजॉल्वर इंस्ट्रक्शन देता है उसके अकॉर्डिंग। इंटरप्ट कंट्रोल लॉजिक, बेसिकली दिस ब्लॉक्स मैनेज इंटरप्ट and interrupt acknowledge signal to be sent to the CPU.
जैसे हमें समझ में आ रहा है इंटरप्ट कंट्रोल लॉजिक। लेट्स गो बैक टू द डायग्राम। यहाँ पर ये वाले चारों हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद आता है इंटरप्ट कंट्रोल लॉजिक। इंटरप्ट कंट्रोल लॉजिक को हम यहाँ देख सकते हैं सिर्फ दो ही पिन से कनेक्टेड है, INT और INTA बार। तो बेसिकली इसका काम क्या रहेगा, यहाँ से जो भी रिक्वेस्ट आ रही है ये उसको इंटरप्ट पे भेजेगा, INTR पिन पे भेजेगा, और जब INTA बार आ जाएगा तो ये यहाँ पर इन्फॉर्म कर देगा yes now whatever interrupt is there it can perform the task। ओके, तो यही सब चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है डेटा बस बफर। डेटा बस बफर तो हमें नाम से समझ में आ रहा है बाई डायरेक्शनल होगी, ठीक है। अब इस डेटा बस बफर से ना केवल डेटा ट्रांसफर होता है बल्कि कंट्रोल वर्ड, स्टेटस वर्ड और वेक्टर इंफॉर्मेशन। वेक्टर इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, एड्रेस। ये सारी चीजें हमें इस डेटा बफर से ही ट्रांसमिट होती है। उसके बाद आता है आपका रीड राइट कंट्रोल लॉजिक। तो बेसिकली this circuits accepts and decode command from the CPU। ये जो सर्किट हमारा है ये क्या करता है, CPU से कमांड लिया, उसको डिकोड किया। तो बेसिकली ये हमारा रीड राइट कंट्रोल लॉजिक क्या करता है कि किस डायरेक्शन में हमारा कम्युनिकेशन होना है उसको डिसाइड करता है। नेक्स्ट आता है आपका कैस्केड बफर एंड कंट्रोलर। Basically, this block stores or compares the input of all 8259। 8259 के जितने भी इनपुट्स हैं उनको स्टोर करेगा और उसको कंपेयर करेगा। इसमें मैंने अभी 8259 के लिए बार बार बात करी है कि we can also use 8259 into कैस्केड मोड। कैस्केड मोड का मतलब क्या है, दो से ज्यादा हम यहाँ पे 8259 कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर नहीं दिखाया हुआ है इस डायग्राम में, बट लेट मी टेल यू। बेसिकली कैस्केड मोड दिखाने के लिए हमारे पास जो सिग्नल होते हैं दैट इज CAS0 to CAS2। अगर मेरा ये एज अ मास्टर काम कर रहा है तो बेसिकली तीन हमारे इनपुट आउटपुट पिन होंगी, CAS0, CAS1 एंड CAS2। ठीक है, तो जब 8259 स्लैब मोड में काम कर रहा है तो यही हमारी मास्टर की तरह काम, यही हमारी इनपुट की तरह काम करेंगे। और जब मास्टर मोड में काम कर रहा है तो इन्हीं पिंस के थ्रू हम क्या भेजेंगे, कमांड भेजेंगे। Whereas in slave mode, 8259 will send its pre-programmed vector address on the data bus। जबकि स्लेव मोड में क्या होगा, 8259 क्या करेगा, इसका जो भी प्रोग्राम वेक्टर एड्रेस है वो डेटा बस पर भेजेगा ड्यूरिंग द नेक्स्ट INTA बार पल्स। तो सिंपल सी बात इतनी है कि इंटरप्ट आ गया, लेकिन उस इंटरप्ट को कहाँ सर्व करना है, कहाँ पे वो इंटरप्ट प्रेजेंट होगा, ये इंफॉर्मेशन भी हमारी डेटा बस के थ्रू हमें मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट पिन आती है हमारी PS बार ऑब्लिक EN बार। तो बेसिकली ये जो पिन होती है दिस इज यूज्ड फॉर डुअल पर्पस। दिस पिन इज यूज्ड फॉर डुअल पर्पस। ओके, तो इसको हम एज अ बफर अनेबल यूज कर सकते हैं, बफर को एज अ ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह यूज करने के लिए। अगर हमने बफर मोड में यूज नहीं किया तो then pin is used as input to designate chip is used as master और slave। अगर ये हमारी बफर मोड में यूज नहीं हुई तो इस पिन को हम यूज करेंगे used as input to designate whether chip is master or slave। अगर मेरा SP बार 1 है तो इसका मतलब ये क्या है, ये PS बार उल्टा लिखा है SP बार, इसका मतलब क्या है, इट इज वर्किंग इन स्लेव मोड।
और EN बार अगर 1, सॉरी उल्टा मैं बोल गई क्योंकि एक्टिव लो सिग्नल है, तो SP बार अगर 0 है तो दैट मीन्स इट इज वर्किंग इन स्लेव मोड, और EN बार अगर 0 है देन इट, EN बार अगर 0 है तो देन इट इज वर्किंग इन स्लेव मोड. After that comes INT pin. This pin goes high whenever a valid interrupt request is asserted. अगर कोई interrupt request आई है तो बेसिकली INT पिन पर सिग्नल जाता है. और ये जो INT पिन है ये हमारे माइक्रो प्रोसेसर के INTR पिन से कनेक्ट रहेगी. उसके बाद आता है आपका IR0 to IR7. These are interrupt request. ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ. INTA bar. Basically, this is an input used to store in 8259A interrupt vector data onto the data bus. ठीक है, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट का काम सिर्फ क्या है, एक्नॉलेजमेंट पहुंचाना. ये हमारा एक्नॉलेजमेंट देता है फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू अवर 8259. उसके बाद यस स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कमांड वर्ड जो है 8259 का वो अक्सर पूछा जाता है. स्पेशली पूरा कभी आपको ब्लॉक डायग्राम देगा, कभी वो सिर्फ आपसे कमांड वर्ड पूछेगा. दोनों चीजें कभी भी साथ में नहीं पूछी जाती हैं. तो बेसिकली कमांड वर्ड ऑफ 8259 इज divided into two categories. First is called initialization command word and second is called operation command word. Initialization command word को भी further various categories में divide किया गया है. तो initialization command word क्या है कि इससे पहले 8259 हमारा फंक्शन करना स्टार्ट करे उससे पहले हमें उसको इनिशियलाइज करना है. और उसको इनिशियलाइज करने के लिए हम 2 या 4 तक के कमांड वर्ड देते हैं. If A0 is equals to 1 and D4 is equals to 1, control word is recognized as ICW1. तो बेसिकली ICW1 का इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड 1 का काम क्या है. तो बेसिकली इट कंटेन द कंट्रोल बिट फॉर एज लेवल ट्रिगर्ड मोड, सिंगल और कैस्केड मोड. इसका जो काम है ये कंट्रोल बिट रखता है किसके लिए, लेवल ट्रिगर्ड मोड के लिए कि अभी लेवल ट्रिगर्ड मोड में काम करना है, सिंगल मोड में काम करना है या कैस्केड मोड में काम करना है. तो बेसिकली ICW1 कैसे काम करता है, ये सबसे पहले सेंस करता है सर्किट को. अब सेंस करने से भी पहले क्या है, अगर मेरा बाय डिफॉल्ट कुछ सिलेक्शन है तो दैट इज सिलेक्शन ऑफ एज सेंसिटिव. IMR क्लियर करेगा, IR0 को हाईएस्ट प्रायोरिटी, मतलब सब कुछ बिल्कुल इनिशियल स्टेट पे ले आएगा. जैसे मैंने बोला IMR इंटरप्ट मास्क रजिस्टर स्टार्टिंग में क्लियर रहेगा, IR0 की प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी, IR7 की प्रायोरिटी लोएस्ट होगी और ये स्लेव मोड में काम कर रहा होगा. अब अगर IC40 है तो ऑल द फंक्शंस ऑफ ICW4 आर सेट टू बी 0. सारे फंक्शंस क्या है 0 हो जाएंगे और मास्टर स्लेव बिट इन ICW4 इज यूज्ड इन द बफर मोड ओनली. तो मास्टर स्लेव बिट जो है ICW4 की वो उसको हम बफर मोड में यूज कर सकते हैं. यहाँ पर देखो ICW1 बनाया हुआ है. ICW1 में यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट का डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है. अगर मैं A7, A6 और A5 की बात करूं तो these are interrupt vectors. These are interrupt vectors और सिर्फ 8085 में यूज होंगे, 8086 में यूज नहीं होंगे. उसके बाद आपका ये तो 1 है D4. LITM क्या है, अगर ये 1 है तो दैट मीन्स लेवल ट्रिगर्ड, 0 है दैट मीन्स एज ट्रिगर्ड. उसके बाद आता है आपका ADI. ADI stands for, basically what ADI
stands for, it basically call address of internal bus. अगर ये 1 है तो it will be of 4 byte और 0 है तो it will be of 8 byte. उसके बाद आया SNGL. SNGL हमारा क्या बता रहा है, whether it is working in single mode or cascade mode. After that comes IC4 is telling कि जो भी सारा काम हम कर रहे हैं that is for ICW or not. अगर ये 1 है तो yes it is ICW4 और 0 है तो ICW0. Next comes 88 ICW2. Okay, तो basically what happens in case of ICW2, हम यहाँ पर देखेंगे इसकी बिट्स कैसे हैं. Here this bit has been kept as 1 and rest all are with T and last 3 are with 8, not A8, A9, A10. So basically ये क्या है, 5 MSB of interrupt type byte are inserted in place of this. तो interrupt type byte की ये 5 bits यहाँ पर place हो गई हैं and remaining 3 bits. 3 bits कौन कौन सी है, A8, A9, A10 और A8, A9 और A10 इंसर्ट हो जाती है. उसके बाद आया ICW3. इट इज यूज्ड इन कैस्केड मोड ओनली. जैसे ICW1, W2, W4 तो हम यूज कर रहे थे, लेकिन W3 सिर्फ कैस्केड मोड में यूज होगा. ठीक है, तो ICW3 का फॉर्मेट यहाँ से देख लेते हैं. दिस इज द फॉर्मेट फॉर ICW3. अगर ये मास्टर में की तरह यूज हो रहा है तो क्या होगा कि जितने जो भी पर्टिकुलर बिट ये 1 करेगा तो इनपुट क्या होगा, एज अ स्लेव ट्रीट होगा. और के पास कोई स्लेव है, यानी इसमें जितने भी हमारे इनपुट्स हैं दैट हैज सम स्लेव, और 0 होगा तो दैट इनपुट डज नॉट हैव स्लेव. उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका ICW3. ICW3 इन स्लेव फॉर्मेट. स्लेव फॉर्मेट में ये क्या करेगा, अगर ये एज अ स्लेव यूज हो रहा है तो इसको अपना नंबर पता होना चाहिए कि कौन से नंबर का स्लेव. तो उस केस में इसकी बाकी सारी बिट डिसेबल हो जाती हैं. सिर्फ लास्ट की 3 बिट्स हैं जो कि क्या रखते हैं अपने पास, स्लेव आइडेंटिफिकेशन नंबर, जहाँ की ये रहता है कि अभी ये कौन सा स्लेव है. ठीक है, ये सारी वही बातें लिखी है जो सब मैं आपको बता चुकी हूँ. नेक्स्ट कम्स ICW4. ICW4 की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर भी ये डिसाइड करता है कि कौन से मोड में ये काम कर रहा है. तो यहाँ पर हमारे डिफरेंट बिट्स हैं. पहला है SFNM. SFNM क्या है, स्पेशली फुली नेस्टेड मोड इज सेलेक्टेड इफ SFNM इज. बफ क्या है, अगर बफर 1 होगा तो बफर मोड इज सेलेक्टेड. अगर M/S बार में क्या होगा, मास्टर और ऑब्लिक स्लेव. M/S बार इज इक्वल टू 0 तो 8259 इज अ स्लेव. देखो नाम से भी समझ में आ रहा है, M और S, M फॉर मास्टर, S फॉर स्लेव. उसके बाद आता है MPN. If MPM is 0, then 8085 operation is selected. If it is 1, 8086 operation is selected. ये बहुत important factor है ये पता करने का कि कौन सा माइक्रोप्रोसेसर सेलेक्ट हुआ. So let's move further. Where were we? So basically yes,
So this complete ICW word in initialization command word. Next comes operation command word. तो बेसिकली 8259 का अपना एक तरीका है इंटरप्ट को हैंडल करने का, और उस तरीके को हम कहते हैं मोड्स ऑफ ऑपरेशन। जैसे सबसे पहले है OCW1। OCW1 में क्या है, सारी बिट अगर मास्क है तो सब पे 1 आएगा, और अगर 0 है तो इसका मतलब हमने क्या करते हैं, मास्क रीसेट करते हैं। Basically OCW1 is used to mask the unwanted interrupt request. तो unwanted interrupt request को मास्क करने के लिए हम OCW1 यूज करते हैं। अगर मुझे किसी को मास्क नहीं करना है तो मैं उसको क्या करूंगी, 0। आफ्टर दैट कम्स OCW2 आउटपुट कमांड वर्ड 2। इसमें आप पहले 3 सिग्नल देखेंगे, R, SL एंड EOI। तो बेसिकली R, SL और EOI हमारी कुछ कमांड्स को डिसाइड करता है। अगर मेरा ये 001 है तो नॉन स्पेसिफिक EOI कमांड है, यानी मैंने EOI कमांड एंड ऑफ इंटरप्ट कमांड को स्पेसिफाई नहीं किया है। इफ इट इज 011 तो ये स्पेसिफिक EOI कमांड है। उसके बाद आता है नेक्स्ट बिट 101, 110, 000। These are rotate on non-specific EOI command. Non-specific EOI command पर ये क्या करेंगे, रोटेट करेंगे 3 प्राइम। After that comes 111, 110, 010. तो rotate on specific EOI command, set priority command, no operation। तो ये प्रायोरिटी सेट करेंगे और देन स्टिल कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट कम्स OCW3। OCW3 की अगर हम बात करें, दिस इज द डायग्राम मेन स्ट्रक्चर फॉर OCW3। यहाँ पे हम देखेंगे मेन चीजें क्या है, ESMM एंड SMM। जब ये दोनों 0 हैं, ये 01 है तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जब ये 10 है तो रीसेट स्पेशल मास्क, स्पेशल मास्क को हम रीसेट कर पा रहे हैं। एंड व्हेन इट इज 11 तो वी आर जस्ट हाँ। सो यहाँ पर व्हेन वी आर डूइंग दिस, तो यहाँ पर ESM और SMM हमारा क्या दिखा रहा है, इफ इट इज 01 और 00 तो नो एक्शन, इफ इट इज 10 तो रीसेट स्पेशल मास्क, 11 तो सेट स्पेशल मास्क। दिस P इज फॉर पोल कमांड और नो पोल कमांड। देन कम्स RR एंड RIS। RR और RIS अगेन, अगर ये 0001 है तो यानी कोई एक्शन नहीं होगा। इफ 10 तो रीड इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर ऑन नेक्स्ट पल्स। इसका मतलब है रीड इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर ऑन नेक्स्ट पल्स। और जब ये 11 है तो रीड इन SRR ऑन नेक्स्ट पल्स। इसका मतलब तो इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर को रीड करना है, इसका मतलब है इन सर्विस रजिस्टर को रीड करना है। नेक्स्ट कम्स ऑपरेटिंग मोड ऑफ 8259। अभी मैंने ऊपर ऑपरेटिंग मोड बताया, सेलेक्ट करता है, लेकिन है क्या वो ऑपरेटिंग मोड। सबसे पहला मोड है फुली नेस्टेड मोड। तो बेसिकली इस मोड में, फुली नेस्टेड मोड में सिंपल सी बात है, जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है, यानी IR0 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, IR7 की प्रायोरिटी सबसे कम होगी। And when interrupt requests are noticed, then highest priority request will be accepted first. जबकि lower priority request को क्या करेगा, जब higher priority interrupt हमारा सर्व कर रहा है तो lower priority को ignorance मिलेगा। तो वो पर्टिकुलर बिट जो है ISR की, वो सेट रहती है टिल EOI और AOI बिट इज सेट, यानी जब तक एंड ऑफ इंटरप्ट ना हो जाए तब तक वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट जो भी भेजी है, ऐसा नहीं है कि रिक्वेस्ट आई आपने एक्सेप्ट कर ली तो वो 0 हो गई, वो रिक्वेस्ट तब तक बन ही रहेगी ताकि अगले को प्रायोरिटी ना मिले। ठीक है, जब आपका
सारा सर्विस हो गया, वो इंटरप्ट बिल्कुल परफॉर्म हो गया, तब वो 0 होगा, ताकि आगे के इंटरप्ट्स को आपकी प्रायोरिटी मिल पाए या प्रायोरिटी बढ़ पाए। उसके बाद नेक्स्ट मोड आता है स्पेशली फुली नेस्टेड मोड। दिस मोड इज यूज्ड इन मोर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स जब होते हैं तब उसमें हम SFN स्पेशली फुली नेस्टेड मोड यूज करते हैं, जहां पे कि कैस्केडिंग यूज की जाती है और प्रायोरिटी हैज टू बी प्रोग्राम्ड इन मास्टर यूजिंग ICW। इसमें क्या होता है, इन दिस मोड द मास्टर इंटरप्ट्स द CPU ओनली व्हेन इंटरप्टिंग डिवाइस हैज हायर और सेम प्रायोरिटी। ये CPU को इंटरप्ट ही तब करेगा, CPU को इसके अलावा ये इंटरप्ट ही नहीं करेगा जब कोई इंटरप्ट इसके पास हायर प्रायोरिटी का है। लेट्स से अभी कोई इंटरप्ट परफॉर्म कर रहा है, कोई इंटरप्ट परफॉर्म कर रहा है, उसके पास अगली रिक्वेस्ट आई हायर प्रायोरिटी, उसकी प्रायोरिटी कम है, तो वो मास्टर को डिस्टर्ब ही नहीं करेगा। एक तरीके से ऐसे समझ लो कि आपका गेट है, आपने गेट के बाहर जो बॉडीगार्ड रखा हुआ है उसको ये पता है कि इंपॉर्टेंस जो ऑलरेडी अंदर बात कर रहा है उसकी है या जो ये आया है उसकी है। अगर जो ये आया है उसकी इंपॉर्टेंस कम है तो वो मास्टर को बताएगा ही, उसको खुद ही कह देगा कि भाई तुम वेट करो और जब वो हो जाएगा देन वी विल परफॉर्म। तो दिस इज So when entering the ISR, the software has to check whether this is the only request from slave, कि यही एक request है slave से. This is done by sending non-specific EOI command, end of interrupt command to the slave. Last mode is last two modes are buffered mode and cascade mode. जब 8259A हमारा यूज हो रहा है in the system in which bus driving buffers are used in data buses. Bus driving buffers हमारे data buses में use हो रहे हैं। तो 8259A क्या करता है, एक buffer enable signal भेजता है on SP bar oblique EN bar whether data is placed on bus or not. Next is cascade mode. तो basically cascade mode क्या होता है, 8259A को हम एक इसमें हम मास्टर और 8 स्लैब को हम यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली in this mode slave INT outputs are connected with the master's IR inputs. जो slave के inputs होंगे वो master के input से connect रहेंगे, यानी बेसिकली हर एक slave को अनेबल करने के लिए मास्टर का एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट, जैसे हमारे पास इंटरप्ट रिक्वेस्ट है लेट्स से IR0 से IR7, IR0 से IR7 तक, तो ये मास्टर की जितनी भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट हैं ये हमारी सब किससे कनेक्ट रहेंगी, ये सारी स्लेव से कनेक्ट रहेंगी। तो जब भी स्लेव रिक्वेस्ट करेगा तो इनमें से एक पर करेगा और फिर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उसको सर्व कर दिया जाएगा। तो when slave request line is activated and acknowledged, the master will enable the slave to release the vector address. वो मास्टर क्या करेगा, स्लेव को अनेबल करेगा जिससे स्लेव क्या भेज पाएगा, अपना एड्रेस भेज पाएगा। लेकिन इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे 8259 सिस्टम है उसका इनिशियलाइजेशन अलग होगा। ऐसा नहीं है कि हमने ये मान लिया कि एक बार हमने इनिशियलाइज कर दिया तो सारे 8259 हमारे इनिशियलाइज हो गए। इसी तरीके से एंड ऑफ इंटरप्ट कमांड, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ स्लेव को एंड ऑफ इंटरप्ट भेज दिया, मास्टर को नहीं भेजा। अगर हमें एंड ऑफ इंटरप्ट करना है तो हमें 2 बार एंड ऑफ इंटरप्ट कमांड भेजनी है, वन फॉर मास्टर एंड अनदर फॉर स्लेव। तो देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली हम जब भी बात कर रहे हैं हमारा जितना भी प्रोसेसर से डेटा आ रहा है वो सब पैरेलल फॉर्म में आ रहा है एंड वी नीड टू ट्रांसमिट इट इनटू सीरियल फॉर्म। अब सीरियल फॉर्म में जब भी हमारा सीरियल कम्युनिकेशन होता है देयर आर
3 ways of communication. One is simplex. Simplex में क्या होता है, एक ट्रांसमीटर होगा और दूसरा रिसीवर होगा. दिस इज द मोस्ट सिंपल कम्युनिकेशन. हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या है, एक ही चीज हमारी ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों तरीके से काम करेगी, और दूसरी चीज में हमारी ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों से काम करेगी. तो जब दोनों ही चीजें हमारी ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों से काम करेंगी, बट एट अ टाइम एक जगह से आप ट्रांसमिट कर सकते हो और दूसरी जगह आप रिसीव कर सकते हो. ओके, तो दिस विल बी इन दिस वे ओनली. उसके बाद आता है आपका फुल ड्यूप्लेक्स. फुल ड्यूप्लेक्स में आपका क्या रहेगा, दोनों एट अ टाइम बोथ कैन यूज एज अ ट्रांसमीटर और एज अ रिसीवर. तो ये आपका हो जाता है फुल ड्यूप्लेक्स. तो बेसिकली व्हाट इज RS-232? RS-232 जब हम समझते हैं तो ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड है. ये एक स्टैंडर्ड है जिसको कि पहले डिसाइड किया गया था कि दिस विल बी द स्टैंडर्ड. और RS-232 के जो लॉजिक लेवल्स होते हैं, अगर यहाँ पर हम 1 रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय -3 to -25 वोल्ट, और 0 रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय +3 to +25 वोल्ट. इसमें हमारा -3 से +3 का रीजन बिल्कुल अनडिफाइंड रह जाता है. ये वाले कनेक्टर आपने देखे होंगे, आई एम श्योर कंप्यूटर्स में आपने ये कनेक्टर्स देखे होंगे. तो दिस इज नथिंग बट RS-232 कनेक्टर. तो बेसिकली जो अभी हमारा सिलेबस में है दैट इज RS-232C. तो बेसिकली व्हाट इज C? C स्टैंड्स फॉर करंट वर्जन. जो भी RS-232 का अभी वर्जन चल रहा है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय C. तो बेसिकली it describes the physical interface and protocol for relatively low speed serial data communication between computers and related devices. इसका RS-232 हम किस लिए यूज करते हैं, सीरियल डेटा कम्युनिकेशन हो कंप्यूटर के बीच में और बाकी डिवाइसेस के बीच में. इनफैक्ट जिन डिवाइसेस की स्पीड थोड़ी स्लो भी है. ओके, तो बेसिकली ये कम्युनिकेशन आजकल हम लोग हर जगह पर देखते हैं. नॉट टुडे, पहले ये कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा यूज होता था, बट आजकल हमारे जो पीसीज में है, पीसीज में लेटेस्ट में सीरियल कम्युनिकेशन के लिए USB पोर्ट इज बीइंग यूज्ड इंस्टेड ऑफ RS-232. बट अर्लियर it has a long time back, around if I talk about around 10 years back, this was in picture with the लैपटॉप्स में हमारा RS-232C कनेक्शन ही यूज होता था फॉर सीरियल कम्युनिकेशन, बट टुडे इट हैज बीन. तो आजकल जो हमारा यूज हो रहा है दैट इज USB कनेक्शन. सो आई एम एंडिंग माय lecture